पूरा गांधी परिवार गद्दार है, क्योंकि वो भारत की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा था, चीन को भारत का हिस्सा दिया, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा दिया। इन जैसे लोग जो कल तक चक्कर लगाते थे 24 अकबर रोड के, छोड़िए मैं 24 अकबर रोड पे चक्कर लगाती थी। क्या आप ये आरोप लगा रही हैं जानबूझकर ये हमला करवाया गया पहलगाम का चुनाव से पहले? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, बताइए और सोच समझ के बोलिएगा। वकील है, मैं भी वकील हूँ, एंड आई विल सी यू इन कोर्ट, सो इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। हम इस पर पहले भी दर्जनों डिबेट कर चुके हैं। अब जाहिर है लोग सोचेंगे कि आप ये महाराष्ट्र का, इतने महीने हो गए, अब तो साल होने को आ जाएगा, आप ये बिहार चुनाव से पहले और कुछ नहीं, सिर्फ बहाना बना रहे, क्योंकि बिहार में आपकी हार तय है, इसीलिए महाराष्ट्र को उठाकर आप बस अभी से आपने एक एक्सक्यूज ले लिया है। महिमा जी देखिए, ये तो जो है कहने वाले बहुत सारी चीजें कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन बिहार चुनाव से पहले तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, आप जानते हैं। वो तो इस सरकार का तरीका ही है प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। बहुत सारे सवाल पहलगाम हमले को लेकर के खड़े हुए हैं, उनके उत्तर नहीं मिलते हैं। बिहार चुनाव से पहले ही इस तरह से एक हमला होता है, हमलावर देश के अंदर घुस आते हैं, 300 किलोमीटर अंदर आ गए, कैसे आ गए? हमारी सेनाओं ने डट कर मुकाबला किया और वो जा ही रहे थे दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब देने, लेकिन वहां से ट्रंप का ट्वीट आ गया। तो इसलिए ये सारे सवाल जो खड़े हुए हैं मानक जी, बिहार चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के बीच में ही सिर्फ पैरेलल्स मत देखिए। आप पिछले 11 साल में और एक मिनट, क्या आप ये आरोप लगा रही हैं कि ये भी कैसा इत्तेफाक है कि बिहार चुनाव से पहले पहलगाम हमला हुआ है? क्या आपको भी इसकी टाइमिंग पर आपको शक है क्या? मैंने तो ये कहा ना मानक जी कि इस सरकार का प्रोपेगेंडे खड़े करने का एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका है, और वो आज से नहीं रहा, दशकों से रहा है। मैं जो कह रही हूं, बड़ा स्पष्ट कह रही हूं कि आरोपी जो हैं, जो आतंकवादी हैं इस देश के अंदर, 300 किलोमीटर सीमा के अंदर घुस आए। 18 महीनों से वो आतंकी खुले घूम रहे थे। पुंछ में हमला किया, गांधरबल में हमला किया, आपको याद होगा रियासी में 9 जून 1 साल होने को आया है, शपथ ग्रहण हो रहा था और शाम में वहां पर जो है जो यात्री जा रहे थे उनकी बस पर हमला किया गया, जो कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो इन आतंकियों को खुला कौन घूमने दे रहा है? मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं महिमा जी, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, तो आप डायरेक्ट कह दीजिए, क्या आप ये आरोप लगा रही हैं जानबूझकर ये हमला करवाया गया पहलगाम का चुनाव से पहले? हम निरंतर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में विफल है। इस सरकार की देखरेख में 18 महीने से आतंकवादी खुले घूम रहे हैं। इस सरकार की देखरेख में 300 किलोमीटर अंदर घुस आते हैं, हमले होते हैं, पता नहीं चलता कहां चले गए हैं। उसके बाद ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर चला करके उसके एवज में न जाने क्या क्या करती है, और आगे चलकर वोट भी मांगेंगे, जैसे आपको याद होगा कि पुलवामा के नाम पर मांगे गए थे। तो ये सारे आरोप लगे हुए हैं। जानबूझ के सरकार ने ये हमला या किसी ने सरकार की तरफ से ये हमला करवाया, ये आरोप तो नहीं है ना आपका? एक बयान मुझे शंकराचार्य जी का याद आ रहा है। उन्होंने कहा था अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने कि भाई आप जल्दी जो है आरोपी वो तय कीजिए, वरना ऐसा कहा जाएगा कि आपने अपने फायदे के लिए ये हमला करवाया। ये देखिए, तमाम जितने भी लोग जिनके मन में सवाल हैं और सवाल अनुत्तरित हैं, वो तो कयास लगाएंगे ना, हर तरह के कयास लगाएंगे। नहीं, एक सेकंड महिमा जी, एक सेकंड, ना शंकराचार्य जी के बयान के पीछे नहीं, आप अपनी बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की बात बताइए। क्या आपका भी ये आरोप है कि ये हमला जानबूझकर करवाया गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी के तो सारे प्रश्न आज भी सामने खड़े हुए हैं। आपको याद होगा 9 मई को किस तरह से द वायर एक जो है अखबार है, वो वेबसाइट है, उस पर ब्लॉक किया गया। क्यों किया गया? राफेल के ऊपर रिपोर्ट आ गई थी। मैं तो आपको सारी बातें बता रही हूं मानक, आप उसे पैकेज करके एक बात में कहना चाहें कि मैं ये कह रही हूं इन्होंने करवाया। हम अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर इस तरह की बात जो है क्यों सोचे? हम नहीं सोचना चाहेंगे कि भारतीय होते हुए भारत की संप्रभुता को इस सरकार ने खतरे में डाला हो। हाँ। लेकिन इनके जो सवाल से भागने वाला तरीका है, उससे बार बार ये सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों को कुछ भी समझा जा सकता है। ओके राधिका खेड़ा, आपकी बारी है। राधिका पहले यहीं से शुरू करिए। महिमा जी कह रही है हो सकता है, हमें नहीं पता ये हमला किसने करवाया और इसकी टाइमिंग और सब कुछ। महिमा, बहुत ही गंभीर आरोप है तो राधिका, और ये तो शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं किसी कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से। नमस्ते, जय हिंद, सभी को नमस्कार। शुरुआत शंकराचार्य जी के बयान से करते हैं। हाल ही में मानक जी शंकराचार्य ने ये कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म पे दबा है और उनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। तो जब ये शंकराचार्य के एक बयान को सही मानते हैं तो तुरंत
इनको ये मान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के खिलाफ है राहुल गांधी और वो धब्बा है और उन्हें हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए अगर वो हिंदू है। वैसे तो वो टेक्निकली हिंदू नहीं है, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं तो उनकी बात ऊपर रखते हैं। जैसे ये उनकी बात ऊपर रख रही है तो इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हिंदुओं के खिलाफ है। शंकराचार्य की वो भी शब्द है। अब केस स्टडी की बात करी महिमा जी ने, बिल्कुल राहुल गांधी जैसी केस स्टडी तो है ही नहीं। और ये यहाँ पे किलोमीटर गिनवा रही थी, किलोमीटर कह रही है 300 किलोमीटर वो अंदर आ गए। जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11 का डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार में, तो 780 किलोमीटर अंदर आए थे। जब दिल्ली में हमला हुआ था लाजपत नगर में, तब 450 किलोमीटर अंदर आए थे। तब क्या कर रहे थे? सारे के सारे महीनों रह रहे थे, महीनों घूम रहे थे। और जिसके भाई के साथ मुंबई में घूम रहे थे, उनकी बहन पूजा भट्ट तो राहुल गांधी के साथ हाथ मिला के चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा में। तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन हम मुद्दे पे वापस आते हैं। तकलीफ क्या है ना मानक जी, राहुल गांधी की आदत बन चुकी है आरोप लगाओ भाग जाओ, ये उनकी राजनीति है। और राहुल गांधी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है, तो मैं बता रही हूं उनके साथ एक प्रॉब्लम है मानक जी। कोई आके आप जाएंगे ना, उनसे बात करेंगे और कहेंगे देखिए भाई साहब मेरे पास ना ये सबूत है, ये चौकीदार चोर है। वो अगले दिन आके चौकीदार चोर है बोल देंगे बिना सोचे समझे कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए वो केस स्टडी है कि जो आदमी किसी के कहने से भी कुछ भी कर देता है, अपनी बुद्धि नहीं लगा पाता, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक ही नहीं है। पहले देखिए चौकीदार चोर है, फिर राफेल में घोटाला है, अभी नरेंद्र सरेंडर इन्होंने शुरू किया और अब मैच फिक्सिंग का नया ड्रामा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र पे अभी बाद में आइएगा, पहले इस पर जवाब दीजिए। वो तो ये महिमा जी तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है। मैंने कहा ना आपसे पहले, मैंने ये आरोप सुना नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमें नहीं पता ये हमला किसने करवाया। मतलब इशारा साफ है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये खुद वकील हैं, ये समझती हैं कि ऐसे आरोप लगाना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इनके नेता खुद ही राफेल के मुद्दे पे, चौकीदार चोर है के मुद्दे पे जाके कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अब लगता है, अब पता नहीं अगर ये इनका स्टैंड है तो ये माफी मांगेगी कि राहुल गांधी मांगेंगे कि जयराम रमेश मांगेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता आपके चैनल में बैठ के ये बात कह रही है तो ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में जो हमला कराया है वो नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, हमारी सरकार ने कराया। देखिए ना, हार की इतना डर हो गया है राहुल गांधी को। पहले कहते हैं कि ऑलरेडी धांधली हो रही है, अब कह रहे हैं कि हमने ये कराया। कुछ तो शर्म करिए। जो पार्टी का इतिहास है जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने अक्साई चीन को दे दिया, जिन्होंने पीओके का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, जिनके नेता इंदिरा जी ने खुद कहा भुट्टो को कि लीजिए हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लीजिए। वो तो भुट्टो ने मना कर दिया इंदिरा गांधी से टेक्नोलॉजी लेने से। उसके बाद राजीव गांधी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें ये कहा जाता है हम हर कुछ महीने में ये बताएंगे कि किसकी कौन सी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट कहां पे है। और वो आके ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ना क्या होता है मानव जी, आपने ये सुना होगा कि जिसके अंदर जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे वैसे। तो इनके अंदर जैसी भावना रही है लगातार देश के साथ गद्दारी करने की, तो इनको लगता है कि सब इनके जैसे गद्दार हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रही हूँ, पूरा गांधी परिवार गद्दार है क्योंकि वो भारत की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा था, चीन को भारत का हिस्सा दिया, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा दिया। और आज जब सेना टोक के घर के अंदर पाकिस्तान के जाके सब कुछ तस्तनाबूत करके आती है तो ये कहते हैं कि ये जो अटैक हुआ था वो भी भारत की सरकार ने कराया है। इससे ज्यादा गद्दारी तो मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है गांधी परिवार के अलावा। अब आते हैं महाराष्ट्र पे वापस। अब महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की बात हो रही है। आपको याद होगा जब ये सारी बात हुई थी, पहले भी जब आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, जो आके फिर कोर्ट में केस होगा तो माफी मांगेंगे। अभी तो खैर उनके ऊपर कोर्ट भी आसानी नहीं कर रहा, मानहानि का एक और केस चल रहा है जिससे वो भागते फिर रहे। इतने मानहानि के केस मुझे नहीं लगता इस देश में किसी के ऊपर होंगे जितने राहुल गांधी पे और जितनी माफिया वो मांगते हैं। सारे टाइम माफी वीर हमको कहते रहते हैं और खुद माफी के लंबे, चाहे उनके जयराम रमेश हो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी माफियों की चिट्ठियां लिखते रहते हैं। अब चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया था कि मतदान की प्रक्रिया और निष्पक्ष रही थी और कांग्रेस के एक भी एजेंट ने मतदान के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई। तो अगर उनको लग रहा था धांधली है और ये लोग जाके राहुल गांधी को बाद में बता रहे थे तो करते ना रिपोर्ट। और जो लिस्ट की बात हुई है, जो अपडेट हुई है, वो भी इनके प्रतिनिधि वहां बैठे थे। जब इलेक्शन कमीशन हर चीज ओपनली करती है, हर पार्टी के प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम कांग्रेस में क्या है ना मानव जी, कि उनके पास बूथ पे कोई लोग नहीं है, ना बूथ वर्कर है ना बूथ एजेंट है। जब आपके पास कार्यकर्ता नहीं होगा तो आप कैसे चेक करेंगे घर घर जाके कि वोटर लिस्ट में कौन है कौन नहीं है? तो आपको पता ही नहीं है कि कौन से बूथ में कितने लोग हैं। कैसे बढ़ गया 7-8% वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया शाम 5 बजे से और अगले दिन सुबह तक?
मानक जी क्यों नहीं बढ़ेगा? कितनी लंबी लंबी लाइनें होती है। अब शायद अब पता नहीं राहुल गांधी कभी वोट कब जाना, वीआईपी लोग हैं तो उनको पता नहीं कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। अधिकतर लोग 5 बजे के बाद कितने कितने घंटों 8 बजे तक अगर पोलिंग चलती रहती है, कई केस होते हैं 7 बजे तक पोलिंग चल रही है, जब गेट बंद हो जाता है 8 बजे तक चल रही है, तो समय तो लगता है ना। तो इतने लोग हैं और सब कुछ सामने है भाई, कुछ नहीं छुप रहा। लेकिन एक बात बताइए ना, सारी धांधली महाराष्ट्र में हो गई, हर जगह हो गई, लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ? तब सब कुछ ठीक है। जहां राहुल गांधी अपनी वजह से नहीं, वहां के नेताओं की वजह से जीत जाते हैं, सब कुछ चंगा है। पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कहीं और जीतती है तो इनको, अब तो इसका मतलब तो राहुल गांधी को खुद भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। पता नहीं क्या धांधली हुई है जो वो और उनकी बहन केरल और उत्तर प्रदेश से जीत गए। राधिका, आपको भी पता है इलेक्शन कमीशन अब एक नया सिस्टम लागू करने जा रहा है जिसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो हर 2 घंटे में अपडेट करेंगे वोटर परसेंट को। ये पहले क्यों नहीं किया गया अब तक? अब जाकर हो रहा है ये काम। मानक जी, पहले और आज की बात करते हैं। पहले तो नवीन चावला भी देश के इलेक्शन कमीशन थे, जिनके गांधी परिवार से क्या रिश्ते थे सब जानते हैं। उनकी बीवी जो एनजीओ चलाती थी नवीन चावला की, जिनको बनाया गया था इलेक्शन कमिश्नर, कांग्रेस पार्टी के सारे एमपीज का फंड उन पे जाता था, एमपी लैड फंड उनके काम के लिए। सोनिया गांधी के साथ उनकी बीवी कोई कोर्स भी कर रही थी। नवीन चावला किस तरीके से गांधी परिवार के कहने पे क्या करते थे क्या नहीं करते थे पूरा देश जानता है। तो इनको लगता है कि क्योंकि इन लोगों ने सारी संस्थाओं का कब्जा कर रखा था तो हर पार्टी वैसा करती है। ओके, एक मिनट और, 1 मिनट आपका महिमा जी, उसके बाद राधिका, उसके बाद आगे जाओ। जनता बढ़ेगी तो चीजें। महिमा जी बोलिए, 1 मिनट आपका, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये भाजपा की प्रवक्ता, भाजपा की नई प्रवक्ता का जो चेहरा है वो देखते हुए, आप भी नहीं है कांग्रेस में, आतुरता का चेहरा होता ना, अगर इतिहास ही नहीं पता आपको। 30वीं पीढ़ी की कांग्रेसी हूँ, ये आतुरता का अगर कोई चेहरा होता तो वो ऐसा होता। आज जैसा भाजपा की प्रवक्ता का चेहरा है, आतुरता का चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखता। अगर इनके चरित्र हनन पर आए तो कई सारे मैं चेहरे और नाक नक्शे पे आ गई ना महिमा सिंह, तो रोती भी जाऊंगी डिबेट से, याद रखना। इन जैसे लोग जो कल तक चक्कर लगाते थे 24 अकबर रोड के, छोड़िए उस पर। मैं 24 अकबर रोड पे चक्कर लगाती थी, मैं आपकी तरह गेट के बाहर नहीं खड़ी रहती थी। देखिए मानक जी, यहाँ पे तथ्यों पे बात करें, कौन सारी कहानियां सुनाने पर अगर हम आ गए ना, रास्ता ढूंढ। ओके, डोंट मेक इट पर्सनल, डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज, वन बाय वन एंड डोंट मेक इट पर्सनल। मानक जी सुनिए, आज मेरे नवीन चावला याद आ रहे हैं। राधिका, मैं आपको चांस दूंगा बोलने का, प्लीज वन बाय वन, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। राधिका, वन बाय वन। मानक जी सुनिए, मानक जी सुनिए, आज इन्हें कांग्रेस के इतिहास के सारे वो पन्ने याद आ रहे हैं, उन पर सवाल उठाने याद आ रहे हैं कि भाई ये गलत था, वो गलत था। ऐसे लोगों से ये पूछना चाहिए जनता को कि जब तुम पूरी उम्र कांग्रेस के अंदर अवसरवाद कर रहे थे, ढूंढ रहे थे अवसर, तब नहीं नवीन चावला वाला इतिहास याद आ रहा था। आज अचानक याद आ गया, उस समय उसका खंडन करते थे टीवी चैनल्स पर बैठ के। लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिन आंकड़ों पर मैंने प्रश्न उठाया, उन आंकड़ों पर निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने भी प्रश्न उठाया है, किताबें लिख डाली हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, उन प्रश्नों में आवाज मिला करके परकला प्रभाकर जी और भाजपा के ऐसे बहुत सारे लोग जो भाजपा के साथ आज असहमत हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। आपने पूछा इनसे कि कैसे 5 बजे के बाद 8 से 10% वोट बढ़ गया, उसका ये उत्तर नहीं दे पाई। और मैं बता देती हूँ, राहुल गांधी जी ने वो वाला सवाल उतना नहीं उठाया जितना परकला प्रभाकर जी ने उसका आकलन किया कि अगर हर वोटर को 1-1 मिनट भी दिया जाता, अगर इतने वोटर लाइनों में खड़े थे तो वो कम से कम 15 से 16 लाख वोटर होते। हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ। भाई देखिए, आज तो ओके राधिका खेड़ा, ऑल राइट, ओके राधिका की बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। 3 और मेहमान है मेरे पास। राधिका जल्दी से बोलिए। मानक जी देखिए ना, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल जब मैं आपके पास आई थी चाय पे चर्चा पे, जब मैंने पार्टी, पूरा 1 साल हो गया। और देखिए ना, मजेदार बात यह है कि जिस दिन हमने पाकिस्तान में घुस के जाके वार किया, ठीक उसी दिन 7 तारीख को 1 साल हुआ था, और पिछले महीने। और उसी दिन मैं तो बहुत खुश हुई कि उसी दिन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उसी दिन हमने पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए। लेकिन देखे ना, यहाँ पे ये मेरे ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इतना ऑब्सेशन है मुझसे और मेरे पे। भाई आपके तो एससी विभाग के चेयरमैन जो है नेशनल, वो आम आदमी पार्टी से आए हैं। आपके जो ओबीसी विभाग के चेयरमैन है वो जनता पार्टी से आए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड विभाग के जो नेशनल चेयरमैन है वो बीजेपी से आए हैं।
खुद की पार्टी पे आपके पास तो लोग ही नहीं है नेशनल प्रेसिडेंट बनाने के लिए, जो आपके जैसे 3 पीढ़ियों से आए। क्यों भाई महिमा सिंह को क्यों नहीं बनाया? पर महिमा सिंह का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनकी सारी की सारी एनर्जी राधिका खेड़ा के चरित्र पे, राधिका खेड़ा के चेहरे पे। अरे मैडम, मैं नाक नक्शा गिनवाने लग गई तो इस डिबेट से रोती भी जाएंगी। सवाल ये है कि आप और आपने नेता, अरे चुप रहिए, आपको तथ्यों के बारे में कुछ नहीं पड़ा। 3 पीढ़ी रहकर भी अगर आपको कांग्रेस का इतिहास नहीं पड़ा, 3 पीढ़ी रहकर भी क्या 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 आप वकील हैं, मानव जी, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? चर्चा को 1 साल हो गया। क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? मानव जी जरा सुनवाइएगा, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बताइए बताइए, और सोच समझ के बोलिएगा। वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, एंड आई विल सी यू इन कोर्ट, सो इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। अब बोलिए, प्लीज बोलिए, बोलिए, प्लीज बोलिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बोलिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बोलिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बोलने वाले लोग कि मैं राहुल गांधी के साथ काम करती थी। अरे राहुल गांधी जानते भी हैं आप कौन है? राहुल गांधी मुझे नहीं जानते। ठीक है मानव जी, सारी डिबेट इस मुद्दे की है कि राहुल गांधी मुझे नहीं जानते। मुझे लगता है जो जयराम रमेश आपको इस डिपार्टमेंट में लेकर आए उनसे जाके पूछिए, और जो आपके मीडिया के हेड है पवन खेड़ा, उनसे जाके पूछिए कि राधिका खेड़ा कौन है और उनको कौन जानता है कौन नहीं। और अगर राहुल गांधी नहीं जानते कि उनकी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिसको दिल्ली से उन्हें विधानसभा की टिकट दी, जो राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी रही यूथ कांग्रेस की, नेशनल सोशल मीडिया हेड रही, और राहुल गांधी अध्यक्ष होते हुए उसे नहीं जानते थे, तो यही बात है कि क्यों उनको पपुआ कहा जाता है। कि ऐसा नेता जो यही नहीं जानता उनके पार्टी के पदाधिकारी कौन है, वो तो ये बोलेगा कि बिहार नहीं हो रही है, हम बिहार हार रहे, इसीलिए पार्टी की ये हालत है। ओके ऑलराइट, अब आगे जा रहा हूँ। ओके प्लीज, जैसे मैंने कहा।